राष्ट्रपति भवन की इस पावन धरा पर आप सभी लोगों का सहर्ष स्वागत है। भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति महोदया को अभिवादन करता हूँ। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सम्माननीय सचिव महोदया जी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के माननीय निर्देशक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारीगण तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच के मेरे प्रशिक्षु सहकर्मियों, मैं संकेत बलवंत वाघे, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी, जो मूलतः महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगनघाट से हूँ और वर्तमान में तमिलनाडु काडर में सेवा के लिए चयनित हुआ हूँ, आज की इस गौरवशाली सभा में आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज हम सब लोग इस सभा में भारतीय गणराज्य की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से हमारे प्रशिक्षण के अनुभव साझा करने एवं उनके आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए हर्षोत्साह से एकत्रित हुए हैं। अनुभवों की श्रृंखला प्रस्तुत करने से पूर्व मैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की माननीय सचिव महोदया श्रीमती एस राधा चौहान जी से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आए एवं अपना स्वागत वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया, सभी उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, सहायक सचिवगण, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के कार्यक्रम के लिए सबसे पहले मैं माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने बेहद बहुमूल्य समय में से हम सभी को उनका सानिध्य प्राप्त करने का अवसर दिया तथा सहायक सचिवों को आज आपके समक्ष अपनी बात रखने का और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने का गौरव प्रदान किया। माननीय महोदया, जैसा कि हम सब जानते हैं, सहायक सचिवों के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष पहल पर 2015 में प्रारंभ हुआ था, जब 2013 के बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में कार्य कर केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली और नीति निर्माण के बारे में एक गहन समझ मिल पाई थी। यह कार्यक्रम कोविड-19 से प्रभावित 2 वर्षों को छोड़कर अनवरत चला आ रहा है और इसका लाभ अधिकारियों के बैचेस को मिलता जा रहा है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6 अक्टूबर को असिस्टेंट सेक्रेटरीज के कार्यक्रम के समापन समारोह में इस कार्यक्रम के प्रभावी मूल्यांकन के निर्देश दिए, जिसके पश्चात इस कार्यक्रम को पुनर्गठित कर और अधिक फोकस्ड, गहन और प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। महोदया, आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सबका ध्यान कुछ विशेष बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूँगी। सहायक सचिवों के रूप में आए ये अधिकारी देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरा होने पर 2047 में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित होंगे। इस दृष्टि से पिछले लगभग 1 दशक से जो अधिकारी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उन्हें नीति निर्धारण, कार्यक्रम मूल्यांकन और कार्यान्वयन में आने वाले मसलों की जो समझ और दृष्टिकोण मिला है, वह अमूल्य है। इन सहायक सचिवों ने प्रत्येक विभाग में जाकर वहाँ के काम करने के तौर तरीके, विभाग की प्राथमिकताएं, चुनौतियाँ, बजट मैनेजमेंट, पब्लिक ग्रीवांस, उनके उपलब्धियाँ, स्ट्रैटेजिक फोकस को विस्तृत रूप से समझा है। उन्होंने केंद्र सरकार के हर फ्लैगशिप कार्यक्रम को, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, रोज़गार मेला हो, मेक इन इंडिया हो या फिर मिशन कर्मयोगी, इन अधिकारियों ने अपने इस राष्ट्र सेवा की यात्रा के प्रारंभिक पड़ाव में ही जो गहन समझ पाई है, उससे उनका न केवल दृष्टिकोण व्यापक हुआ है, अपितु उन सभी नीतियों और कार्यक्रमों की प्राथमिकता, उनकी उपयोगिता का भी स्पष्टता से विश्लेषण करने का अवसर इन सभी को मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के
संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों को लॉन्च किया है और इन सभी कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये अधिकारी इन विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम के बाद अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इन संकल्पों के क्रियान्वयन में न केवल अपनी प्रगतिशील और सक्रिय भूमिका निभाएंगे, वरन नवाचार और नई तकनीक के प्रयोग से एक रचनात्मक और सृजनशील समाज का निर्माण भी करेंगे। भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में एक स्वर्णिम विजन का सशक्त और महत्वपूर्ण स्तंभ मिशन कर्मयोगी है, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग क्रियान्वित करने में जुटा हुआ है। इन सहायकों सचिवों का ये बैच वह विशेष बैच है जिसकी प्रशिक्षण विधियां, माध्यम एवं कोर्स कंटेंट्स मिशन कर्मयोगी के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह रिस्ट्रक्चर्ड और इनोवेटिवली रीडिज़ाइन किया गया है। अतः इन अधिकारियों की क्षमता विकास के लिए यह असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा, जिससे इनकी व्यावहारिक, कार्यात्मक और डोमेन एक्सपर्टीज़ का सतत विकास होगा और ये सभी कर्मयोगी अमृतकाल में भारत की गौरव गाथा लिखने में विशेष भूमिका निभाएंगे। मुझे इसकी पूरी आशा है। इन अधिकारियों को अपने केंद्र सरकार के साथ हुए लगभग 2 महीने के इस इंटरैक्शन में केंद्र सरकार की तेजी से बदलती कार्यप्रणाली और राष्ट्र निर्माण में होने वाले त्वरित प्रयासों को अपनी आंखों से देखने का विशेष अवसर मिल रहा है। और जैसे कि राष्ट्रपति महोदया आपने पहले भी कहा है, ये अधिकारी एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की तरह राष्ट्र निर्माण में अपना सक्रिय और रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। ये अधिकारी समय आने पर मुश्किल से मुश्किल निर्णय ले पाएंगे और जहाँ निर्भीक निर्णय लेने की ज़रूरत है, वहाँ ऐसे साहसी निर्णय लेकर समयबद्ध तरीके से नागरिकों का बेहतर सुविधाएं पहुँचाएंगे, उनका जीवन सरल, सुगम और सुखद बनाएंगे। आज आपके मार्गदर्शन से इन अधिकारियों का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण और अधिक व्यापक होगा और आपकी प्रेरणा से राष्ट्र की सेवा में लोक प्रशासन को और अधिक प्रभावी और कारगर बनाने में ये अधिकारी सफल होंगे। इसी आशा के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का एक बार फिर कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ और सभी अधिकारियों को उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद माननीय सचिव महोदया। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, भारतीय प्रशासनिक सेवा 2021 बैच के 182 प्रशिक्षु अधिकारियों ने अब तक अपने 22 महीनों के प्रशिक्षण काल के पूर्वार्ध में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में मूलभूत प्रशिक्षण, मध्यार्ध में अपने अपने काडर के विभिन्न जिलों में जाकर क्षेत्र प्रशिक्षण एवं वर्तमान में भारत सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक सचिव के पद पर कार्य करते समय नीति निर्धारण संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुए कुछ अनुभवों एवं अनुभूतियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने की हम इच्छा रखते हैं और इसलिए मैं मेरे सहकर्मी मित्र श्री अनंत द्विवेदी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया एवं समस्त अतिथिगण, यह मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है कि इस सभा में हमारे सामूहिक अनुभवों को साझा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमें संबोधित करने एवं हमारे मार्गदर्शन के लिए समय निकाला। माननीय महोदया, मेरा नाम अनंत द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले का निवासी हूँ। मुझे एग्मुट संवर्ग आवंटित हुआ है। मेरा जिला प्रशिक्षण जम्मू ज़िले में हुआ है। वर्तमान में मैं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। माननीय महोदया, एक प्रशिक्षु अधिकारी से कर्मयोगी बनने का हमारा सफ़र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की 96 फाउंडेशन कोर्स में 5 दिसंबर 2021 को प्रारंभ हुआ। इस कोर्स में विभिन्न सेवाओं से 488 प्रशिक्षु अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें हमने विभिन्न विषयों में दक्षता एवं उत्कृष्टता को आत्मसात करने के सफ़र की शुरुआत की। फाउंडेशन कोर्स के एक अहम भाग विलेज विजिट प्रोग्राम
ने हमें ग्रामीण समाज के बीच रहने, ग्रामीण विकास चुनौतियों को समझने और उनके समाधान का पता लगाने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की। शैक्षिक पाठ्यक्रम के दौरान हमें विभिन्न विषयों जैसे कानून, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र और प्रबंधन में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। माननीय महोदया, 42 दिन के भारत दर्शन में हमें देश के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया तथा वहाँ की प्रशासनिक गतिविधियों से अवगत कराया गया। इस दौरान हमने अपने विशाल देश के गौरवशाली इतिहास, अद्भुत सौंदर्य और विविधता को देखा एवं अनुभव किया। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न विषयों जैसे भू राजस्व, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता एवं क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान प्रदान किया गया। फेज़ 1 प्रशिक्षण के पूर्ण होने के बाद हमारे बैच को 53 हफ्तों के लिए अगस्त 2021 में अपने अपने संवर्ग भेजा गया। जिला प्रशिक्षण के दौरान हमने जिला प्रशासन के साथ निकटता से काम किया, स्वतंत्र प्रभार संभाला, विभिन्न विभागों से जुड़े रहे और प्रशासन के मौलिक सिद्धांतों को सीखा। माननीय महोदया, इसके उपरांत हमें 8 हफ्तों की अवधि के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया। सहायक सचिव कार्यक्रम में हमें सचिवालय की कार्यप्रणाली को अनुभव करने का एक सुनहरा अवसर मिला। जहां जिला प्रशिक्षण हमें क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन में कुशल बनाने में सहायक रहा, वहीं सहायक सचिव कार्यक्रम ने हमें प्रशासन का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान किया। इसके उपरांत हम 6 हफ्तों की अवधि के लिए अपने प्रशिक्षण के द्वितीय चरण के लिए अकेडमी जाएंगे। माननीय महोदया, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभिन्न संकायों द्वारा दिया गया यह प्रशिक्षण हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास एवं हमें कल के बेहतर प्रशासक बनाने में सहायक होगा। इन कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। है मार्ग तो बाधाएं भी हैं, पर उद्यम हर्षित नेत्रों में विश्राम कहाँ। भारत की पावन भूमि जो कर्मयोगधारी है, अमृत काल के उज्ज्वल भविष्य की यह प्रतिज्ञा अब हमारी है। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अपनी सहकर्मी सुश्री दीना दस्तगीर को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। Good morning, Honorable President of the Republic of India, respected dignitaries and my colleagues. Namaste. I am Deena Dastagir, hailing from Thiruvananthapuram, Kerala, and born on Odisha Kada. I did my district training in Ganjam district of Odisha, and I am currently posted as Assistant Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. I am so honored and delighted to have this opportunity to be here on behalf of the officer trainees of the IAS batch 2021 to share our collective training experience with the Honorable President of India. It is indeed a pleasant coincidence that 2 years ago, on 24 September 2021, amid the gripping COVID pandemic, a batch of 761 of my civil service colleagues, after having gone through hectic preparation phase, cracked the cloud of uncertainty and found their names in the final rank list released by UPSC. Our journey as officer trainees started with the 96 foundation course at Labasna on 5th December 2021. Ours is the first common foundation course based on a pedagogy and course structure guided by the principles of Mission Karma Yogi. Also ours is the first winter foundation course in the long glorious history of Labasna. The 15-week foundation course was followed by the IAS professional course phase 1, which began with a deconstruction module curated by IAS officers from various cadres across all seniorities who share their invaluable service experiences, challenges, and learning outcomes. In this phase of training, in addition to the regular curriculum, we were exposed to the state-of-art technologies like big data analytics and artificial intelligence, which facilitates good governance. One of the exciting experiences in the phase 1 was the Bharat Darshan, where we had the opportunity to feel the cherished unity in diversity of India. Some of the highlights of this trip were the attachment with the armed forces, visit to the beautiful northeastern states and islands. After finishing our IAS phase 1 training, we joined our respective cadres for a year-long district training, where we were given many independent charges, such as block development officers, tehsildars, executive officers of urban areas, sub-divisional magistrates, which gave us insights into the intricacies of Indian district administration. No doubt that the training instilled in us great virtues like the power of listening, communication skills, humility, and empathy. As per the revised training curriculum, on 21st August 2023, we joined various central ministries as assistant secretaries. We have the opportunity to understand the functioning of the Central Secretariat and practical details of policy making by the central government. As a final leg of IAS training, we will again join Labasna on 25th October for phase 2 training. Honorable President, as we are nearing the completion of our 2 years probation, may I express with pardonable pride
that during this instrumental phase of our career, we transcended from the level of bookish aspirants who entered the gates of Labasna to a batch of mature, dutiful officers, or rather public servants, to serve our great nation and its citizens. Incidentally, our entry into service coincides with the 75th year of independent India, and we are destined to serve the nation in the Amrit Kal when our beloved Mother India turns 100 glorious years of freedom. On behalf of the IAS Batch 2021, I assure you, Honorable President, that we all live up to the expectations of our nation and prove worthy of the great Indian system that selected, trained, and groomed us. And I assure you that our conduct will be driven by our conscience and constitution. Once again, thank you for this memorable opportunity. Jai Hind, Namaste. धन्यवाद दीना और अनंत। आपने हमारे बैच के विद्यार्थी जो बाद में प्रशिक्षु और फिर अधिकारी बन रहे हैं, उनका सफ़र चंद शब्दों में व्यक्त किया। प्राचीन भारत के महान तमिल संत तिरुवल्लुवर जी ने लिखा था, कर्ग कसडर कर्प वै कट्रपिन नीर्ग अदरगत तह, जिसका तात्पर्य है मनुष्य हर चीज को बारीकी से सीखे एवं गुणवत्तापूर्वक सीखे और अपनी समग्र शिक्षा को आचरित कर उस शिक्षा का सार्थक करे। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, आज इस सभा के माध्यम से हम आपको निश्चित ही आश्वस्त करते हैं कि प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई इस शिक्षा को आचरण में लाकर हम जनकल्याण एवं राष्ट्र सेवा का कार्य प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। आज की इस गरिमामयी सभा में अब वह क्षण आ गया है जिसकी हम आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। भारतीय गणराज्य की प्रथम नागरिक एवं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हम सब लोगों को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करें। My dear young officers of the 2021 batch of the IAS, you have succeeded in getting into one of the most coveted career options in our country. I convey my heartiest congratulations to all of you. I also express my appreciation for your consistent hard work and sincerity. These qualities have enabled you to enter into what is seen as a dream career by a large number of aspirational youth. We have to demonstrate the same passion and sense of purpose in serving the people, especially those who are underprivileged. Your service is unlike any other service in terms of authority, role, and responsibility. In fact, it is not a service, it is a mission. It is the mission to take India and its people forward under the framework of good governance. Serving the nation and its people is your destiny, making India an exclusive and developed nation in your collective destination. You are fortunate, and your career span is almost coterminous with Amrit Kal. This Amrit Kal is rightly being described as Kartabya Kal for every Indian. This period also covers the larger time slice of our remaining window of demographic opportunity. You can make a huge contribution by enabling the fellow young citizens to realize their potential in different fields. You have the great opportunity to contribute to building the developed India of 2047. You will be instruments of executive action of the ground level during the early phase of your career. Later, you will also play your role in policy making. You can become effective change agents in transforming our country through your commitment and creativity. My dear young officers, I have seen from close quarters the difficulties and problems faced by the people living in backward areas and belonging to the deprived segments of our society. I have also seen some sensitive civil servants who went the extra mile to help such people, a compassionate civil servant whose heart beats
for the poor people and the underprivileged is a true civil servant as distinct from merely a career bureaucrat. Uplifting people of the marginalized sections of the society should be an article of faith for you. An inclusive, progressive, and sensitive society allows greater space to women in all walks of life. The nation is on the path of women empowerment and women-led development. I am very happy that the historic Nari Shakti Bandhan Adhiniyam has been passed by both the houses of parliament. Women are breaking stereotypes and glass ceilings. They are playing increasingly larger roles in all aspects of growth and development. I have been told that in the batches from 2019 to 2022, the percentage of women IS officers had ranged between 28% to 34%. I am very happy to note that the percentage of women IS officers has been as high as 42% for the batch 2023. Also, out of the top 25 ranks, 14 positions have been occupied by women. These are fresh winds of positive change. All of you have to further strengthen this trend and make our society more and more inclusive. My dear young officers, I find that your training modules are very well conceived. They have also undergone changes to make them more aligned to the dynamic requirements of good governance. I am sure that all of you enjoyed the Bharat Darshan and learned a lot from it. It is significant to note that the training components in Bharat Darshan and not Bharat Brahman. It is done with the view to getting insights into the rich diversity of our great country. You should build upon the glimpses of our great nation seen by you and make your awareness deeper and wider through continuous learning. I have been told that you have just started your training stint as assistant secretaries in different departments of the central government. As assistant secretaries, unlike officers in field, you will be dealing more with files than with people. However, I will expect you to always visualize the people who are going to be impacted by the files you deal with. You should make efforts to understand the link between file to field and also between field to file. This people-centric alertness and sensitivity will make you engage with the files in a far more meaningful manner. I am sure that the national level perspective that you will develop during your current training module will help you in a big way when you go back to your cadre after completing the phase 2 of your training at Mussoorie. As you all may be knowing that before independence, the All India Administrative Service Training School was located a few kilometers from here at Metcalfe House, Delhi. Sardar Vallabhbhai Patel was the Home Minister in the interim government of India constituted in 1946 during the transition to our independence. With his great vision, Sardar Patel gave the blueprint for the civil services of independent India. Speaking to the probationers in April 1947, Sardar Patel outlined the code of conduct for public servants who are going to work for progress and development of newly independent India. Probationers like you are going to build the developed India of 2047. What Sardar Patel communicated to that group of probationers in 1947 remains relevant for all of you also. I will quote from the great speech of Sardar Patel for your benefit. Sardar Patel had said, and I quote, "You should regard it as a proud privilege to uphold throughout your service
its dignity, integrity, and incorruptibility. It is not for you to approach your tasks entirely from self-interest. Your foremost consideration should be how best to contribute to well-being of India as a whole. If you serve in the true spirit of service, I am sure you will have your best rewards. Uncut. By following these guiding principles given by Sardar Patel, I am sure that you will enjoy success and glory. I wish you all a very successful journey ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.